पहला नियम बहुत इंटरेस्टिंग है, डायग्नोसिस। मान लो ये फिश टैंक है और आपको ये डायग्नोस करना है कि ये फिश जो है ये सो रहे हैं या जग रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो आपने एक नियम बना दिया सभी को कि ये पता करना बड़ा जरूरी है कि फिश सो रहे हैं कि जग रहे हैं, क्योंकि उनका सोना जरूरी है। जो फिश सोएगा नहीं वो तो मर जाएगा। तो आप ऐसा करो, दिन में 3-4 बार या 10 बार सोने की नहीं सो रहे, क्योंकि फिश जब सोते हैं ना उनका तब भी आंख खुली रहती है, तो ऐसे देख के तो पता चलेगा नहीं। आप एक एक फिश को पकड़ो और ऐसे देखो हिल रहा है कि नहीं, तो पता चल जाएगा सो रहे थे कि नहीं। तो होगा क्या? अगर तो सो भी रहे होंगे, जैसे ही आपने हाथ निकाल के पकड़ा तो क्या होगा? हाँ, फिर देखा, मुझे पहले शक था ये जगह होगा, यही होगा ना। जितनी बार आप फिश को पकड़ेंगे ये देखने के लिए कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं, तो आंसर आएगा अरे ये तो जग रहे हैं, मुझे पहले ही पता था, राइट। तो ये, इसे मेडिकल भाषा में अगर बोलेंगे नोसिबो इफेक्ट, मतलब हमारे दिमाग में एक थॉट बिठाना, फिर वो थॉट से वो मैनिफेस्ट होना। हमने बिठा दिया कि ये जग रहा होगा, लेकिन हमने मैकेनिज्म ऐसा बना दिया कि वो जगेगा ही जगेगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रिडिक्शन करेक्ट हो गई, हमारा मैकेनिज्म ही गलत है। हमारी प्रिडिक्शन करेक्ट नहीं हुई, वो सो रहा होगा जग रहा होगा नहीं पता, लेकिन हमारी जो मैकेनिज्म है हम एक्चुअली जगा रहे हैं उसको, राइट। तो इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। इस समझिए, जब भी आपके दिमाग में होता है कि मैं बीमार हूं, मेरी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, ब्लड शुगर का नंबर क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस नंबर को बढ़े हुए नंबर मानते हैं, मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मेरा XYZ बढ़ा हुआ है, ये जो सोच दिमाग में बैठी रहती है डे एंड नाइट, ये सोच, इसे बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। इस सोच से आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, टू बी वेरी प्रिसाइज, इसका शेप बदलता रहता है, लिटरली बदलता रहता है। ये एक लोटे की तरह हो जाता है, जिसे बोलते हैं टेकोटो सुबो। जापान में लोटे को बोलते हैं टेकोटो सुबो, तो वहीं से मेडिकल टर्म आया है। एक ऐसा लोटा जिसके अंदर ऑक्टोपस पकड़ते हैं वो लोग, ऑक्टोपस जैसे ही जाता है उसके 8 हाथ होते हैं, लिम्स, और वो लिम्स ऐसे फैल जाते हैं अंदर मटके के, लोटे के, और वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो एक्चुअली आपका जो हार्ट का एक चैम्बर का शेप बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में ब्रोकन हार्ट, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है। इसे कहते हैं वुडू डेथ, मेडिकल टर्म है वुडू डेथ। मतलब डेथ की वजह क्या है? आपकी सोच से शुरू हुई है। तो कम से कम हम अपने सोच को तो पहले ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक हेल्दी इंसान भी मर ही सकता है, मरते ही हैं, और वो मेडिकली प्रूवन है। बहुत बार इस तरह के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो आपको दे दिए जाएंगे, या ये जो वीडियो बन रहा है ये वीडियो आपको दे दिया जाएगा, ताकि इसको अगर डिटेल में पढ़ना है, रेफर करना, तो आप पढ़ सकें, रेफर कर सकें, समझ सकें। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपके दिमाग में ये बिठा पाऊं कि आप बीमार हैं या पढ़ने वाले हैं, तो बस मेरा काम हो गया, आप बीमार हो ही जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर मैं फिश को देखने की कोशिश करूं सो रहा है कि नहीं, तो वो जगह ही होगा, राइट। तो ये पहली अगर बदलाव कर लाना है, अगर हमें ठीक होना है, तो वो ये थॉट को समझना। अच्छा, तो ये बीज कैसे मैं बोल सकता हूं आपके बॉडी के अंदर की, दिमाग के अंदर, कि आप बीमार हैं या होने वाले हैं? बीज बोने के लिए बहुत सारे रास्ते में कांटे मैंने डाल दिए हैं, जहां से भी चलेंगे कहीं वो बीज इम्प्लांट हो ही जाएगा, वो कांटे लग ही जाएंगे। उनमें से कुछ बीज बोने के तरीके आपके सामने मैं ला रहा हूं। 1978 में जो हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, जो कि टेक्स्ट बुक है, MBBS में पढ़ाया जाता है, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसे नॉर्मल बोला जाता था वो 300 बोला जाता था। 300 से नीचे है सब कुछ ठीक है, राइट। लेकिन उसको 1998 में 240 बना दिया। अब वो आप देखेंगे अपने रिपोर्ट में 200 बना दिया। यानी कि मान लो किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 260 है, 260, तो अगर वो 1978 वाले टेक्स्ट बुक को फॉलो करेगा तो नॉर्मल इंसान है वो। अगर आज के पैरामीटर को देखेगा तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला इंसान है, राइट। तो अब ये हेल्दी है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये डाल दूं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, तो ये भी एक फैक्टर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपको बीमार रखने के लिए, राइट। मैं अभी इस पे तो आया नहीं कि कौन सा वाला कोलेस्ट्रॉल को ठीक माने, लेकिन मैं इस पे आ रहा हूं कि ठीक और गलत जो है ना वो धीरे धीरे स्क्वीज होता जा रहा है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बात करें, चाहे वो थायराइड की बात करें, 2003 तक ये रेंज था थायराइड का और बड़ा रेंज था, और 2003 के बाद रेंज यहाँ तक पहुँच गया
यानी कि आज किसी का थायराइड TSH, राइट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आज अगर किसी का 5 हो तो उसे बोलेंगे ये हाई है, जबकि 2003 से पहले उसी को नॉर्मल बोला जाता था। ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे कम होगा तो क्या, नॉर्मल लोगों की गिनती अपने आप ही कॉमन हो जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। तो एक बात, आप में से बहुत सारे क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स हैं, CKD करीब 32, क्रॉनिक किडनी डिजीज है ना, कितने लोग हैं CKD? इतने, अपने आसपास देखिए। अब बहुत ही ध्यान सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ पाए तो आप अपने आप का डैमेज करेंगे। CKD जब बात आती है, सबसे पहला बात आता है क्रेटिनाइन। मेरे पास 100% पेशेंट जो आते हैं वो यही बोल के आते हैं कि मेरा क्रेटिनाइन बढ़ गया। तो एक एक करके लेते हैं, क्रेटिनाइन का क्या रोल है। क्या क्रेटिनाइन का बढ़ना CKD मतलब है क्या? क्या किसी का क्रेटिनाइन बढ़ने का मतलब ये कि हम CKD पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट, हमारी किडनी खराब होगी, क्या ये मतलब है? राइट, हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्या ये है? तो ये सवाल पूछा गया कि क्या किडनी के क्रेटिनाइन के बढ़ने से आपके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ी स्टडी आपके सामने है, जिसमें 5388 पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज जिनको लिख दिया गया था और क्रेटिनाइन की बेसिस पे, और देखने की कोशिश किया कि जिनकी क्रेटिनाइन ज़्यादा है क्या उनकी डेथ जल्दी हो रही है। तो पाया गया जिनका क्रेटिनाइन ज़्यादा है उनके डेथ के चांसेस कम हैं, जिनके क्रेटिनाइन कम थे उनकी मृत्यु पहले हो गई। बिल्कुल ऑपोजिट जो बात आपको बताई जाती है, लेकिन जो एविडेंस है, सबूत है, वो ये आपकी आंखों के सामने है। ये रेफरेंस है, ये वीडियो आपको दे देंगे, इसको आप देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, वे कन्फ्रंट कर सकते हैं कि क्या क्रेटिनाइन इज ए पैरामीटर टू डिसाइड वेदर योर किडनी इज वर्किंग और नॉट। द आंसर इज नॉट। कैसे? तो क्रेटिनाइन क्या है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सबूत, जो लोग मीट खाते हैं वो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। मीट खाने नहीं बोल रहा, जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए एक दिन के लिए खाने बोल रहा हूं। अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो आप अपना क्रेटिनाइन चेक कीजिए, कोई भी एक नंबर आ जाएगा, फिर खूब सारा मीट खाइए। मीट खाने के 2-3 घंटे बाद दोबारा क्रेटिनाइन चेक कीजिए, KFT रिपोर्ट, आपका क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा कुछ घंटों के अंदर ही मीट खाने से। तो क्या आप मान लेंगे कि कुछ घंटों में मेरी किडनी फेल हो गई? नहीं, आपके ब्लड में जो घुला है और उसका जो टेस्टिंग का तरीका है, उसमें क्रेटिनाइन एक नंबर है जो आ गया, दोबारा 2 दिन बाद चेक करेंगे दोबारा नीचे आ जाएगा। जब जब रेड मीट खाएंगे तब तक बढ़ा आएगा, राइट। वो तो ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है उससे है, उसका किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। पहली बात, जो लोग पहलवान है, बॉडी बिल्डर है, कोई है आपके जान पहचान में होंगे अड़ोस पड़ोस में, उनको बोलिए एक दिन KFT रिपोर्ट दिखाना अपना, उन सबका क्रेटिनाइन बढ़ा होता है। जितने ज्यादा मसल होंगे उतनी क्रेटिनाइन बढ़ी होगी। इसका मतलब तो मसल होनी नहीं चाहिए बॉडी में, फिर ही क्रेटिनाइन ठीक रहेगा। दूसरा, तीसरा, जब भी आप बीमार पड़ेंगे, इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बॉडी ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा देती है ब्लड में, ताकि ब्लड में इन्फेक्शन फैल ही ना पाए, राइट। तो जब भी कभी आप बीमार होंगे, बुखार होगा, इन्फेक्शन होगा, उस वक्त आप KFT रिपोर्ट कराएंगे तो वो हाई मिलेगा। लेकिन वो हाई होने का मतलब यह है कि बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसलिए क्रेटिनाइन हाई है। हाई में बैक्टीरिया फैल नहीं सकता है, ये कारण है, राइट। लेकिन आपको बोल देंगे अरे देखिए आपका किडनी फेल हो गया, आप बोलेंगे मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ये क्रेटिनाइन तो बता रहा है ना। जो लोग स्टीरॉयड लेते हैं, किसी भी तरह से स्टीरॉयड लेते हैं, तो आपके ब्लड को, आपके बॉडी को बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट कर सकता है, तो ऐसे में भी क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। तो वो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ना कि किडनी फेलियर की निशानी। कभी कभी पांचवा कारण, किडनी फेल होने पे भी क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। यानी कि 5 रीजन है क्रेटिनाइन के बढ़ने से, उनमें से एक रीजन जरूर किडनी फेलियर है, ओनली 1। अच्छा, आपके केस में कैसे पता चलेगा कि वो क्रेटिनाइन आपका जो बढ़ा है वो इन 5 में से कौन सा कारण है? आपके केस में कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलता है? बड़ा सिंपल रूल है, याद रखिए। जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनके सिम्टम देखता हूं। पहला सिम्टम, क्या आपके बॉडी में कहीं कोई सूजन है, स्वेलिंग है, जो विजिबल है आंखों से, लेंस से नहीं, माइक्रोस्कोप से नहीं, खुले आंखों से, दूर से देखते ही पता चल जाना चाहिए, हाथ में, पैर में, चेहरे में अलग सी स्वेलिंग। अगर नहीं है तो
दूसरा, क्या आपका बीपी अनकंट्रोलेबल है इवन विदाउट मेडिसिन, इवन विद मेडिसिन, दवाइयों के बाद भी 3-4 दवाई दे दी, सारे क्लासिक ड्रग दे दी, उसके बाद भी आपका बीपी 200 से नीचे नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है? अच्छा, ऐसा भी नहीं है। यूरिन आउटपुट आधे लीटर से कम है क्या 24 घंटे में? एक दिन आप टेस्ट कर चेक कर सकते हैं, वो तो आधे लीटर से कम है कि नहीं? अच्छा, हम बोलते हैं चेक करके बताओ, तो नहीं, वो तो भाई 700 ml है, वो तो भाई 1 लीटर है, ये भी नहीं है। क्या आपको एक्सट्रीम कमजोरी होती है? नहीं, मैं तो दौड़ के आया हूं आपके पास, चलो ये भी नहीं है, ये भी रूल आउट हो गया। तो इतने सारे जब यही फैक्टर हैं, अगर ये सारे रूल आउट होते हैं तो आपका किडनी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तब इसका मतलब जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, वो जो बाकी 4 फैक्टर उनमें से कोई ना कोई फैक्टर होगा टेम्पोरेरीली। तो याद रखिए कि क्रिएटिनिन इज नॉट द पैरामीटर टू डिसाइड कि आप किडनी पेशेंट है कि नहीं है। सिम्टम अगर हैं, फिर चाहे क्रिएटिनिन नॉर्मल भी है तो भी आप पेशेंट हैं। सिम्टम कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, आप भूल सकते हैं तो रिकॉर्डिंग का लिंक आपको दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, जितनी बार आपके दिमाग में आएगा कि मैं तो पेशेंट हूं, उतनी बार, या मैं इंप्रूव हो रहा हूं कि नहीं, सिम्टम को देखिए। अगर आपकी स्वेलिंग चली जाती है, आपका यूरिन, जो किडनी के पेशेंट हैं उनको पेशाब भी नहीं आता है, तो वो ट्रू पेशेंट है। ये बहुत कम आता है, वो सही के पेशेंट है। जब पेशाब नहीं आएगा तो क्या होगा, बॉडी में पानी जमेगा ना, वो है असली पेशेंट। फिर चाहे उनका क्रिएटिनिन कुछ भी रहे, हम बोलेंगे क्रिएटिनिन तो नॉर्मल है, हम आपको पेशेंट नहीं मानते, एक क्रिएटिनिन दिखाओ आप, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो जो किडनी के पेशेंट हैं उनके स्वेलिंग होनी चाहिए, उनका यूरिन आउटपुट कम होना चाहिए, बीपी अनकंट्रोलेबल होना चाहिए, एक्सट्रीम वीकनेस होनी चाहिए। ये चारों के चारों अगर नहीं है, सिर्फ क्रिएटिनिन आधार है तो आधार नहीं है। ये सबूत क्या है? सबूत मैंने आपको दिया अभी, ये रहा सबूत, राइट। तो अब देखिए, एक और फैक्टर है पोटेशियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ गया है। ये सेंटेंस मैं बहुत बार सुना हूं, और इसीलिए पोटेशियम को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि मेरा पोटेशियम बढ़ जाएगा। जो लोगों ने अभी हाथ रेस किया था, जिन लोगों ने हाथ रेस किया था अभी, आपको डॉक्टर ने बताया होगा कि आप ये सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नारियल पानी मत पीना, ये हाई पोटेशियम है, इससे आप मर जाएंगे या खतरा है। इसको समझिए। क्या कौन बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्या बोल रहे हैं, सबूत क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सबूत क्या बोल रहा है, ये है पहली बात, पोटेशियम अगर बहुत बढ़ गया तो क्या कोई मर सकता है? हाँ, मर सकता है। बहुत, कितना बहुत? जिससे किसी को डैमेज हो सकता है। तो नॉर्मली जो हेल्दी लोग हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं हेल्दी हूं, मैं पेशेंट नहीं इस वक्त, तो मेरा पोटेशियम 5.5 के से बढ़ेगा तो मुझे तकलीफ होगी, राइट। तो डैमेज की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, 5.5। लेकिन जो सिम्टम वाले किडनी पेशेंट है, ट्रू पेशेंट, जिनकी यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, जिनके बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, जिनका बीपी बहुत बड़ा होता है, उनकी बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो एक नॉर्मल इंसान की केमिस्ट्री से अलग है। क्लियर है ये बात? उनकी बॉडी इज नॉट द सेम एज द नॉर्मल पीपल, द केमिस्ट्री वाइज। तो उनके बॉडी में जो पोटेशियम का जो टॉलरेंस है वो ज्यादा है। मेरा नॉर्मल 5.5 है, उनका नॉर्मल 6.57 है। उनको मुझसे, मेरे बॉडी की केमिस्ट्री से नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज मेरे बॉडी का जो फ्लूइड रेशियो है, उसके बॉडी का फ्लूइड रेशियो अलग अलग है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 5.5 कैन बी हाई, एक असली वाला सीकेडी पेशेंट, क्रिएटिनिन वाला नहीं, असली वाला सीकेडी पेशेंट के लिए 5.5 इज नॉर्मल। उसके लिए 7 जाएगा, वो एबनॉर्मल है, वो हाई है। तो ये बात समझना पड़ेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाई, राइट। अब आता है कि पोटेशियम अगर हाई होकर मर सकता है क्या? तो उसका आंसर यह है कि पोटेशियम हाई होने से भी और लो होने से दोनों में मर सकते हैं आप। सिर्फ हाई नहीं, लो भी। जैसे अगर 4 से नीचे होगा तो भी आपके डेथ के चांस, कार्डियक अरेस्ट ज्यादा है। सिमिलरली अगर 7, 6 से ऊपर होगा तो भी धीरे धीरे आपके मोर्टेलिटी चांस ज्यादा है। खास तौर पे अगर आप अंग्रेज हैं तो, अंग्रेज जो ब्राउन ब्लैक लोग हैं, हम ब्राउन ब्लैक में आते हैं ना, अफ्रीकन है हमें, हमारा जो पोटेशियम की बॉडी की केमिस्ट्री उनसे अलग है। ब्राउन ब्लैक में देखा गया है कि पोटेशियम ज्यादा को सहने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। इनफैक्ट कुछ 5 से 10% हम में से लोग ऐसे हैं जो हाई पोटेशियम में उनकी आयु और बढ़ जाती है। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है।
तो पोटेशियम कल्प्रिट नहीं है, एक रेंज होता है, लेकिन पोटेशियम कम होगा तो ज्यादा चांस है कि आपके मरने के चांस एकदम बढ़ जाएंगे कम होने से। तो अब हम क्या करें, उसको घटाएं बढ़ाएं कैसे? जो भी खाना आप खाते हैं वो सीधे खून में नहीं जाता, वो स्टमक में जाता है। स्टमक में डिसाइड होता है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वो ब्लड में कितना खुलेगा और कितना स्टूल से बॉडी से बाहर निकलेगा, स्टमक में डिसाइड होता है। याद रखिए, जो खाना आप यहां पे खा रहे हैं ज्यादातर रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो उस जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया है। तो जब स्टमक में जाता है तो स्टमक में एक हार्मोन है इनक्रेटिन, नाम आप लिख भी सकते हैं, इनक्रेटिन हार्मोन। वो क्या करता है कि फ्रूट्स वेजिटेबल जो आया उसको देखता है कि इसमें बॉडी में कितना पोटेशियम है, कितना कैल्शियम है, कितना शुगर है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, और कितना जाना चाहिए बॉडी में, कितना छुपाना है, कितना बाहर भेज देना है, डिसाइडिंग फैक्टर, समझिए इसको। तो लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप लिविंग फूड खा रहे हो। लिविंग फूड जैसे टमाटर लिविंग फूड है, उसको अगर कुक कर देंगे तो वो नॉन लिविंग बन गया। लिविंग फूड के साथ ऐसा होता है। तो अब क्या करें? तो उसका उत्तर अगला ये रिसर्च पेपर है, और उसमें देखा गया कि जिन लोगों सीकेडी पेशेंट में जिनको पोटेशियम को कम कर दिया गया डाइट में, उनकी मृत्यु ज्यादा जल्दी हो गई, और जिनको डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, कोकोनट वाटर, पालक, टमाटर खूब सारा दे दिया गया, वो ठीक होने लगे और कंप्लीटली ठीक भी हो गए। ये रहा। तो जिन चीजों से आप ठीक हो सकते हैं या हो जाएंगे, वही वाली चीज आप नहीं खा रहे तो ठीक तो नहीं होंगे ना फिर। राइट? जिस तरह से जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर वो फल खाएं, मीठे फल, आम खाएं, तरबूज खाएं, खरबूज खाएं, चीकू खाएं, अंगूर खाएं, लीची खाएं, तो फटाफट ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, 15 साल 20 साल खाते नहीं। आज खाया ब्रेकफास्ट में अपने आम, यस। कल जो लोग सिर्फ आम खाना चाहते हैं, ऐसे कैटेगरी के लोगों को सिर्फ आम भी देंगे हम। जितना ज्यादा मीठा फल खाएंगे और जितनी जल्दी जल्दी खाएंगे, मतलब जितने ज्यादा वॉल्यूम में खाएंगे, उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज, आपका शुगर, आपका इंसुलिन छूट जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। बड़ी सिंपल बात है। थैंक यू। और इसका सबूत इन्हीं 3 दिन में जितने डायबिटीज पेशेंट यहाँ पे हैं, करीब टोटल मिला के 18 से करीब 35 पेशेंट हैं, 1/3 ऑफ यू। कल आपका रिजल्ट इन 35 का शुगर लेवल चेक हो रहा है, कल ही आपको पता चल जाएगा। कल शाम को जब दोबारा दोपहर को मैं लेक्चर करूँ, मैं उनका रिपोर्ट आपको दिखा दूंगा। कल का भी, परसों का भी, एक हफ्ते बाद का भी हम फॉलो करेंगे आगे तक। शर्त यह है कि तब तक आपको मीठे फल खाने जब तक कि मन या पेट ना भर जाए, दोनों में से एक। जितना ज्यादा खाएंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। राइट? तो जो चीज आपको ठीक कर सकती है वही चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। फिर आप ये कंफ्यूज रहे, हम ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जो चीज ठीक हो कर सकती है उनको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसीलिए आप ठीक नहीं हो रहे। यहां पे हम बीपी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बीपी की दवाई लेते हैं। असली में बीपी के पेशेंट है कि नहीं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। जो दवाई लेते हैं तो इसलिए पेशेंट हैं। अब करेक्ट बीपी क्या होगा? अब देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो WHO है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, यूरोपियन गाइडलाइन है, कॉकरेन है, जॉइंट नेशनल कमीशन है, बहुत सारे दुनिया में इंस्टीट्यूशन है जो ये डिसाइड करते हैं कि इंसान का हेल्दी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। सबके अपने अपने अनुमान हैं। उनमें से सबसे कम WHO का है 120/80। तो 120/80 कमर्शियल ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 120/80 अगर नॉर्मल आप सोचेंगे तो ज्यादातर लोगों को आप दवाई दे पाएंगे, समझिए इस बात को। लेकिन अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, कॉकरेन का 160/100 से ऊपर होगा तो ही आपको दवाई लेनी है। तो बहुत थोड़े से लोग रह जाएंगे जो दवाई लेंगे, है ना, वो भी थोड़ी देर के लिए। ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिनकी ब्लड प्रेशर इससे ऊपर जाता होगा बिना दवाई के। वो लोग बहुत थोड़े से होंगे। तो ये जो ब्लड प्रेशर का खेल है, इस पे हम 3 दिन में बात करेंगे। लेकिन मान लो आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है, तो आपके दिमाग में नोसिबो इफेक्ट, मेरा बीपी हाई रहता है, ये दिमाग में चलता रहेगा। तो ये जो चलना है दिमाग में, चलना है ये दिमाग में, और बार बार बीपी रोज चेक करेंगे। ये दिमाग में चलना, ये आपके हार्ट की जो रिदम है उसको एब्रप्ट कर देती है। और हार्ट का रिदम अगर एब्रप्ट रहेगा तो आपके ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ठीक नहीं रहेगा, आपको पता ही है। यानी कि आप अनजाने में ही बीमार पड़ते जा रहे हैं, जस्ट आपके दिमाग में रॉन्ग इंफॉर्मेशन को घुसा दिया गया है। तो दैट इज कॉजिंग यू मोर हार्म
देन एनी गुड। तो डायग्नोस्टिक्स के पीछे बहुत नहीं पड़ना, राइट। कैसे पता चलेगा हम ठीक हैं कि नहीं, उसका एक ही तरीका है, सिम्टम्स। क्या आपको दर्द है, क्या आपको कमजोरी है, राइट। तो क्या आपको नींद ठीक से नहीं आ रही, तो ये सवाल, अगर दर्द नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, नींद ठीक से आ रही है, तो आप हेल्दी हैं। लेकिन अगर इनमें से अगर दर्द है, कमजोरी भी है, नींद ठीक से, तो आप बीमार हैं। तो अगर ये धीरे धीरे कम हो जाता है तो बीमार चली गई। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। नॉर्वे एक कंट्री है जहां पे हर एक का ब्लड प्रेशर 150/90 से ऊपर रहता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जबकि नॉर्वे दुनिया का हाईएस्ट लिविंग, सबसे ज्यादा जो लोग जिंदा रहते हैं वो 80 ईयर्स नॉर्वे के लोग हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर यहां से एक डॉक्टर नॉर्वे चले जाए तो वो क्या बोलेगा, अरे बाप रे, सबको दवाई देके ब्लड प्रेशर नीचे करो, नहीं तो सबके सब मरने वाले हैं, यही बोलेगा ना वो, राइट। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये आज भी कोई एक कंसेंसस नहीं है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन के भी आपस में आपने देखा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। गांधी जी का 200/100 रहता था, तो नहीं तो डॉक्टर के हिसाब से तो भाई वो तो मर जाना चाहिए था वो एक ही दिन में। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर आपका अगर कोई सिम्टम नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आएंगे डिटेल में, अभी तो थोड़ा थोड़ा मैं डायग्नोस्टिक पे आ रहा हूं। दुनिया में ये देखा गया है कि जहां जब जब कार्डिक इवेंट होता है, हार्ट अटैक, ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादातर 75% लोगों का कम की तरफ होता है, ना कि ज्यादा की तरफ होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा लो ब्लड प्रेशर कैन कॉज हार्ट अटैक। एविडेंस ये कहती है। एक डॉक्टर बोलेगा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपको हार्ट अटैक ज्यादा आने के चांसेस हैं, लेकिन क्या सबूत दिखा सकते हैं वो ऐसा? सबूत तो उसका उल्टा कहती है। मैं तो दिखा रहा हूं सबूत, लैंसेट दुनिया का सबसे वन ऑफ द टॉप जर्नल। तो हम पहले नियम पे अभी भी हैं, क्योंकि यही खेल है सारा। पहला नियम क्या है कि देखो तो सही, ये मछली जो है, ये मछली सो रही है या जग रही है, राइट। और वो देखने का प्रोसेस ही ऐसा है कि जैसे उसको हिलाएंगे तो सो भी रहेगी तो जग जाएगी। तो हमें मछली को जगाना नहीं है, हमारे बॉडी में नोसिबो इफेक्ट लाना नहीं है। तो उसके लिए हमें नॉलेज अपने अंदर ज्यादा डालना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी। क्रिएटिनिन, पोटेशियम, ये बड़े खतरनाक वर्ड बना दिए गए, डेंजरस वर्ड है ना। कैंसर, किसी के डायग्नोसिस में कैंसर वर्ड डाल दो, जैसे ही वो पढ़ता है उसी वक्त आधा बीमार पड़ जाता है, आपको पता ही है, राइट। जैसे ही उसको रिपोर्ट आती है उसके अगले सेकंड में वो पेशेंट दिखता, आपको पता ही है। कौन नहीं जानता इस बात को।